दोस्तों, आज की कहानी है भाभी बहू पर ज्यादा ढील मत देना, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये क्या, ब्याह को 7 बरस बीत गए पर आज तक आपकी बहू ने आपको अपनाया नहीं। लीला की ननद सबके सामने सीखते हुए बोली, पहले ही समझाया था, ज्यादा ढील मत देना नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। आपकी जिंदगी में कोई भी रिश्ता संभाल नहीं पाई आप, बहू पर तो थोड़ा नियंत्रण रखना सीख लेती। मधुलिका ने भी आव देखा ना था, वो उतर पड़ी मैदान में और दे दिया करारा जवाब, बुआ जी तो 2 घड़ी के लिए सतबद्ध रह गई। उसकी बात सुनकर पर होश संभालती उस पर उठा लिया हाथ। बदतमीज, ये सवाल जवाब अपनी सास तक ही सीमित रखना, हम पर हुक्म चलाने की कोशिश ना करना। गुस्से से लाल पीली हुई बुआ जी बोली, आज मौका था। मधुलिका की गोद भराई का बरसों बाद उसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी, पर यहाँ भी विघन डालने के लिए बुआ जी हाजिर थी। मधुलिका लीला जी के इकलौती बेटे आर्यन की बीवी और उनकी लाडली बहू। 7 साल पहले मधुलिका और आर्यन का प्रेम विवाह हुआ था। घर वाले तो इस रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि मधुलिका बंगाली परिवार से थी और आर्यन का परिवार डेट राजस्थानी। दोनों साथ में मुंबई में नौकरी करते थे, जहां उनकी दोस्ती पहले प्यार और फिर विवाह बंधन में परिवर्तित हो गई। दोनों परिवार के सांस्कृतिक विभेद और अलग अलग रीति रिवाजों की वजह से उनके विवाह के समय भी बहुत अड़चने संपन्न हो रही थी, जिसके चलते आर्यन ने रजिस्टर मैरिज का फैसला ले लिया था। तभी से सारे परिवार ने मधुलिका के सर पर उनसे उनके बेटे को अलग करने का दोष मट दिया था। हालांकि मधुलिका अपनी जिंदगी में खुश थी, पर परिवारों में मन मुटाव की वजह से कहीं ना कहीं उसकी खुशियां अधूरी थी। लीला जी की तरफ से मधुलिका के लिए कभी कोई घृणा या द्वेष नहीं था, पर अपने परिवार के सामने में वो खुलकर कभी उसका साथ भी नहीं दे पाई। उनके पति और सास ससुर बहुत ही संगत मिजाज के थे, जिनके आगे कभी भी उनकी एक ना चली। वो लोग एक संयुक्त परिवार में रहती थी, जहाँ मधुलिका और आर्यन के अलावा उसके सास ससुर, दादी सास और दादा ससुर और सासी सास और सासा ससुर रहते थे। उनका अच्छा खासा व्यापार था और शादी से पहले उन लोगों ने मधुलिका के परिवार के सामने शर्त रखी थी कि उसे विवाह पश्चात अपनी नौकरी छोड़कर सकुशल गृहिणी की तरह अपनी घर गृहस्थी संभालनी होगी। पर मधुलिका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और उसकी इस फैसले में आर्यन की भी रजामंदी थी। मधुलिका एक आजाद ख्यालात की लड़की थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, पेशे से इंटीरियर डेकोरेटर और एक लोक गायिका। बहुत सी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग ले चुकी थी। उसका काम तो शुरू से उन सबकी आंखों में खटकता था और बुआ जी तो लगभग उसे हर स्वगर्भाशरण से पहले नोक झोंक चालू रखती, मगर आर्यन के आगे उसकी एक ना चलती। लीला जी सबके सामने तो कभी खुश नहीं करती, पर अकेले में हमेशा समझाती, बेटा जिंदगी जीना किसी कीमत पर मत छोड़ा। शर्म और इज्जत लिजाब यहाँ अंदाज में नहीं, अभी तो आंखों में होती है, वो तुमसे सबके लिए भरपूर है, इसलिए कोई बात दिल से तो ना लगाना। हर चीज तैयार मधुलिका अपनी सास के साथ मिलजुल कर बड़ी उत्साह के साथ मनाती। गणगौरियां, तीज, दिवाली या होली परिवार की रीति रिवाजों के अनुसार वो पूरे मन से शामिल होती और उतनी जोश से वो दुर्गा पूजा का भी आयोजन करती, जिसमें बाकी घर वालों ने भी कभी शामिल होने से इनकार नहीं किया। धीरे धीरे मधुलिका के प्रति घर वालों भी उसके स्वभाव के कारण झुकाव महसूस करने लगे थे।
दादाजी तो अब उसे नाम से बुलाने के बजाय बेटा कहकर ही बुलाते। शादी के 3 साल बीतने पर भी जब उनकी तरफ से कोई खुशखबरी नहीं आई तो लीला ने जी ने मंजुलिका से बात करना उसी समझा। उसने उन्हें बताया कि अभी वो दोनों बच्चा नहीं चाहते। बहुत बहस हुई थी आर्यन से उस दिन घर वालों की। फिर मंजुलिका के समझाने पर उसने इस बारे में सोचा। पहले तो 2 बार गर्भवती हो चुकी थी मंजुलिका, पर तीसरे महीने में गर्भपात हो जाता। इसलिए इस बार तो पहले से डॉक्टरी परामर्श से ले लिया था। और मंजुलिका ने भी खुद को काम से अलग कर सारा ध्यान खुद पर दिया था। वो भी बार बार कोई दुर्घटना नहीं चाहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा और 7वां महीना लग चुका था। जो मौका था गोद भराई का। खानदान के इकलौते बेटे की पत्नी की गोद भराई थी तो दूर नजदीक सभी रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया था। वैसे भी बरसों बाद उस परिवार में किसी खुशी के मौके ने दस्तक दी थी। वैसे तो हर तीज त्योहार पर उनके घर की रौनक देखती बनती थी, पर इस बार बात कुछ खास थी। पर दादा बनने जा रहे नंद किशोर जी ने पूरा बंगला दुल्हन की भांति सजवाया था। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो ना आया हो। खुद भराई की रस्में शुरू हो चुकी थी। सभी औरतें नई माँ को आशीर्वाद दे रही थी। पूरा हॉल लोकगीत के शब्दों से गूंजायमान था कि इतने में आर्यन ने मंजुलिका से एक गीत की पेशकश करी। मंजुलिका ने अपने मधुर शब्दों में केसरिया बालम आवरी पधारो गाना शुरू किया कि इतने में कुर्सी पर बैठे सासा ससुर के मित्र बोले, अरे ये तो मंजुलिका मजूमदार की आवाज है, आप मंजुलिका मजूमदार हैं। इस पर मंजुलिका ने जवाब दिया, जी हाँ मैं हूँ प्रसिद्ध लोक गायिका मंजुलिका मजूमदार। बस फिर क्या था, मिल गया बुआ जी को मौका और लगी सुनाने लीला जी को खरी खोटी। क्या तमाशा चल रहा, या 1-2 बहुओं से महफिल सजवा रही हूँ। ऊपर से पता चलता है कि बहू रानी तो बरसों बाद भी इस घर अपनाया ही नहीं। वो मंजुलिका सिंह राठौड़ नहीं बल्कि मंजुलिका मजूमदार। वाह भाभी क्या भागड़ और संभाली घर की आपने, वगैरह वगैरह। बरसों से घर में छोटी छोटी बातों पर बुआ जी लीला को यही खरी खोटी सुनाया करती थी और आर्यन के अलावा कभी कोई कुछ नहीं कहता। पर आज मंजुलिका से लीला जी को सबके बीच नजरें झुकाए खड़ा देख रहा ना रहा गया और वो बोले पड़ी, ये मेरा फैसला है तो आप इस बारे में मुझसे बात करें। माँ को क्यों भला बुरा करे। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि पति का नाम लगाने से परिवार अपनाया जाता है। क्या नाम ना लगाने से इज्जत नहीं रहती, और अगर नहीं रहती तो हमेशा अपने पति और सास ससुर की बुराई करने से उनकी इज्जत में कौन सा इजाफा होता है। क्योंकि मैंने तो आपको हमेशा वही कहते सुना है। सब फिर गया था। होश संभालती बुआ जी ने मंजुलिका को एक तमाशा लगा दिया। इस पर आर्यन आंख बबूला हो उठा और उन्हें जवाब देने जा ही रहा था कि एक आवाज ने उसे रोक दिया, आर्यन तुम कौन होती है जो जवाब देने वाली। और बेटा मैं तो समझा था कि तुम कभी कोई सुख कर ही नहीं सकती, तो फिर आज इस मिजाज से अपने से बड़ों से बात करने की भूल कैसे की तुमने। कहते हुए नंद किशोर जी आगे आए। पर दादाजी वो माँ को बिना बात के कितना बुरा भला कर रही थी। मंजुलिका ने कहा, मैं तुम्हारा दादा ससुर हूँ, मुझे से बहस ना करो, शांत होकर बैठो। नंद किशोर जी बोले। फिर अपनी बेटी रत्ना की और घूम कर बोले, हाँ तो रत्ना तुम्हें ये गलत फहमी कैसी हुई कि हमारी बहू ने हमें नहीं अपनाया इसलिए कि एक सज्जन ने उन्हें मंजुलिका मजूमदार बुलाया तो तुमने इतना बड़ा सवाल उठा दिया।
कभी ये सोचा है कि जिसे हमारी संस्कृति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, वो आज तुमसे ज्यादा जानती है। अपना सबसे खास त्योहार दुर्गा पूजा तक वो अपने परिवार के बजाय हम सबके साथ मिलकर मनाती है। शादी के समय मनमुटाव जरूर हुआ, पर तब से लेकर अब तक जो सामंजस्य उसने दोनों परिवारों के बीच बैठा है, वैसा तुम आज तक नहीं उठा पाई। अपनी बड़ी भाभी की तुम आज तक इज्जत करना नहीं सीख पाई। पढ़ी लिखी होकर भी अपने पति का उसके व्यापार में मुश्किल आने पर भी साथ नहीं निभा पाई, उल्टा सदा हमें से मदद मांगती रही, वो भी सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए। अगर केवल पति का नाम ना लगाने की वजह से हम बहू के अपने नहीं पराए, तो फिर तुम्हारी ससुराल वालों के बारे में क्या कहूँ रत्ना। नंद किशोर जी ने पूछा, बहू का नाम तुम्हें दिखाई देता है? काम नहीं दिखाई देता? कैसे वो हम सबकी छोटी सी छोटी खुशियों का ख्याल रखती है, कैसे उसकी आंखों से हमारी विचारों को समझ जाती। ये सब तो दिल के रिश्तों में होता है, इसलिए सही तुम नहीं समझोगी बेटा। अब तुम चुप। बेटी मचुलिका उनके पास आई और कहने लगी, क्या मैं अपने दादाजी के गले लग सकती हूँ? इतने में मजुलिका के माता पिता भी वहां अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचे और मजुलिका को यूं दादाजी के गले लगा देख समझ गए कि उनकी लाडली कितनी खुश है, क्योंकि मजुलिका की बचपन की आदत है कि जब भी वो बहुत खुश होती है तो अपने दादाजी के गले लग रोती। वो उसके खुशी के आंसुओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें देख मजूलिका बोले, आप सब यहाँ इससे पहले कि वो लोग कुछ कह पाते, दादाजी बोले, तो क्या तुम्हारी खुशियों पर सिर्फ हमारा हक है, तुम्हारी रिश्तेदार और माँ पापा का नहीं? फिर लीला जी को बुलाकर बोले, जाइए बड़ी बहू रानी समधी जी सा का खुले दिल से स्वागत कीजिए।